हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद मुज़म्मिल यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, बेसिकली सी एस एस एच टी एम एल को मिलाकर। और हमारा जो फाइनल मॉड्यूल का प्रोजेक्ट जी इस मॉड्यूल का प्रोजेक्ट होगा ये। तो हम क्या बनाने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम बेसिकली एक कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म बनाने वाले हैं, जिसके अंदर ये एक फॉर्म भी हमारे पास है, सबमिट का बटन है और यहाँ पर कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। और ये खूबसूरत सा एक फॉर्म हमने बनाया हुआ है, जिसकी स्टाइलिंग जो है वो हम सी एस एस के थ्रू करेंगे और देखेंगे कि कैसे सी एस एस के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसका तरीक़ेकार ये हुआ कि सबसे पहले पहले हम एक सिंपल एच टी एम एल लिखेंगे अपने एच टी एम एल फाइल के अंदर। और उसके अंदर हम सिंपल एच टी एम एल लिखेंगे, क्लासेस वगैरह देंगे और एक कंटेंट उसका जनरेट कर लेंगे। और उसके बाद जब हम सी एस एस की तरफ जाएंगे तो मैं सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से सी एस एस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वर्क कर रही है। क्योंकि बेसिक जो इस फॉर्म का मतलब है बनाने का, इस कॉन्टैक्ट पेज का जो वेब पेज आपको नज़र आ रहा है, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको बताया जा सके कि सी एस एस को हम क्यों यूज़ करते हैं और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अपने फॉर्म्स वगैरह और इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने अपनी एच टी एम एल लिख ली है। उसके बाद आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर कि हमारी एच टी एम एल हमें किस तरह से शो हो रही है। यहाँ पर हमने अपना सारा कंटेंट जो भी हम चाहते थे कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो, जो हम चाहते थे कि यहाँ पर हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हो, वो हमने सारा एच टी एम एल के अंदर स्ट्रक्चर कर लिया। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है अकॉर्डिंग, ताकि हम इसको इस तरह से बना सकें। हम देख रहे हैं ये जो कंटेंट है ये सारा हमने यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको उसी तरह ही नज़र आ रहा है जिस तरह से एक सिंपल फॉर्मेट नज़र आ रहा है। कोई स्टाइलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको इस तरह बनाने के लिए हमें सी एस एस की ज़रूरत है। और अब हम चलते हैं सी एस एस की तरफ कि सी एस एस में हम किस तरह से इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। सी एस एस में जाने से पहले पहले मैं दोबारा अपनी फाइल में चलता हूँ। बेसिकली हमने देखें यहाँ पर क्या किया। हमने यहाँ पर एक सिंपल पहले एक फॉर्म क्रिएट किया है जो कि हमें वहाँ पर शो हो रहा था। और यहाँ पर हमने कुछ अपनी डिटेल्स दी हैं, हमने यहाँ पर क्लासेस दे दी हैं ताकि हम उसको सी एस एस में कॉल कर सकें, सी एस एस में उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने अपना सारा जिस सेक्शन की हमने वो यूज़ किया ताकि हम उसको ग्रुप कर सकें, कंप्लीट उसको एक डिव में रख सकें। हम यहाँ पर डिव भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेक्शन यूज़ किया हुआ है और हमने मुख्तलिफ डिव्स यूज़ किए हैं ताकि ग्रुपिंग कर सकें, हम अपने एलिमेंट्स की कंबाइन कर सकें, उन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर
और उनकी जब हम उनको CSS में यूज़ करें तो उन सब के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकें। यहाँ पर भी हमने देखी, यहाँ पर एक ग्रुप किया हुआ है बॉक्स को, यहाँ पर दूसरा हमारे पास बॉक्स, इसी तरह हमने मुख्तलिफ डिव्स यूज़ किए हैं अपनी क्लासेस वगैरह को कंबाइन करने के लिए। तो मैं अब CSS के अंदर जाता हूँ, stylus.css के अंदर जाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर अपने CSS को अप्लाई करेंगे, देखते हैं किस तरह से हम अपनी CSS अप्लाई करते हैं। और अगर हमने कोई भी चीज़ अपनी CSS में इंपोर्ट करनी है, बाहर से कोई भी API वगैरह हमने यूज़ करनी है, किसी भी CSS की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो उसको हम सिंपल एक इंपोर्ट का यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाता है कीवर्ड, और उसके अंदर हम यहाँ पर वो URL दे देते हैं जिस चीज़ को हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अब गूगल की जो फ़ॉन्ट्स हमें गूगल प्रोवाइड करता है, मैं वो फ़ॉन्ट्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ गूगल के। तो मैं कौन सा फ़ॉन्ट गूगल के अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं उसका URL यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ पर वो URL पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरे पास API है गूगल की फ़ॉन्ट्स की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आगे बताया है कि मुझे कौन सी फ़ॉन्ट की फैमिली यूज़ करनी है, उसका वेट कितना मैंने यूज़ करना है, उसका डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए। तो ये चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ CSS में अपनी इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप इंपोर्ट का कीवर्ड देकर URL के अंदर उसका वो लिंक आप प्रोवाइड कर देंगे, तो CSS उसको पिक कर लेगा जाकर। अब हमने CSS स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले। और यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितना भी कंटेंट है मेरे HTML के अंदर, उस सबको मैं कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी CSS की देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करूँगा, उसमें मैं कहता हूँ कि मार्जिन। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कंटेंट हैं उस सब पे ये 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बेसिकली आपके उस कंटेंट से दूसरा जो बॉर्डर है उसके बीच में कितना आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं कंटेंट का, यानी कि वो जो कंटेंट के बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स में, और जो आपका नेक्स्ट बॉर्डर है या जो भी आपका वहाँ पर बाकी कंटेंट का जो बॉर्डर होगा, उससे आप डिस्टेंस कितना रखना चाह रहे हैं, कितनी स्पेसिंग आप देना चाह रहे हैं, उसका बॉर्डर। पैडिंग मैंने यहाँ पर दी थी है 0। पैडिंग क्या होती है कि जो हमारा कंटेंट है उसके और बॉर्डर के बीच में कितना डिस्टेंस है। मार्जिन और पैडिंग के अंदर डिफरेंस ये भी लाजमी याद रखिएगा। मार्जिन कंटेंट के बॉर्डर का दूसरे बॉर्डर से कितना डिस्टेंस है, दूसरे कंटेंट के बॉर्डर से कितना डिस्टेंस है। और पैडिंग का क्या है कि आपके कंटेंट जो है उसका, आपके जो उस कंटेंट का जो बॉर्डर है उसके बीच में आप कितनी स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं, उसमें कितना डिस्टेंस आप रखना चाह रहे हैं, वो है। बॉक्स साइजिंग मैंने दी कि बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए, बॉर्डर्स होने चाहिए उसके, उस बॉक्स के बेसिकली साइज उसका इस तरह से होना चाहिए। फॉन्ट फैमिली मैंने दी है कि इसके अंदर जितना भी हमारे पास कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसके जो फॉन्ट है उसकी बेसिकली स्टाइलिंग, उसका जो शेप होनी चाहिए वो इस फॉन्ट फैमिली में होना चाहिए वो। अब मैं चलता हूँ अपने मज़ीद कॉन्टैक्ट को क्लासेस वगैरह कॉल करके, और उसके ऊपर मज़ीद CSS अप्लाई करता हूँ। जैसे जैसे मैं CSS अप्लाई करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अब यहाँ तक क्या हो रहा है, मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट की हमारी क्लास थी हमने उसको पिक किया है। बेसिकली कॉन्टैक्ट की क्लास हमारी कहाँ थी, या आप देख सकते हैं कि हमारे जो सेक्शन का टैग था उसके अंदर जो हमारे कंटेंट की क्लास थी हमने उसको पिक किया। हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर कंटेंट को हटाकर सेक्शन भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन के टैग को करना चाह रहा हूँ पिक, तो दोनों में सिमिलर कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने कहा है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव जो होता है बेसिकली, पोजीशन हमारे पास 4 तरह की होती हैं, पोजीशन फिक्स्ड, स्टिकी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। अब इसमें डिफरेंस क्या है? रिलेटिव जो है वो आपके नॉर्मल से आप कितना नॉर्मल से एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपने टॉप राइट लेफ्ट के एलिमेंट्स के हिसाब से, कितना आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम रिलेटिव देते हैं। अब पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है? उसके अंदर आप चाहते हैं कि क्या पेरेंट से कितना आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसके एलिमेंट के पेरेंट से आप कितना उसके एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है। पोजीशन फिक्स्ड में क्या होता है कि आप उस जितना भी स्क्रॉल वगैरह करना चाहें, जो भी आप कर रहे हो वेबसाइट के अंदर, तो उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो नेव बार अक्सर होते हैं वेबसाइट्स वगैरह के, आप जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो फिर भी आपको शो हो रहे होते हैं, वो आपको हर पेज के साथ शो हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन है वो फिक्स की होती है। मिनिमम हाइट मैंने बता दी कि उसकी मिनिमम हाइट जो है सिंपल 100 वेज होनी चाहिए। पैडिंग मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दी हैं, स्पेस के बाद एक और वैल्यू दी है। तो पैडिंग जो है वो बेसिकली, अगर हम पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ कर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो 4 वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। सो अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ 30 px और मैं कहता हूँ 20 px, तो यहाँ पर अब क्या सीक्वेंस बन रही है? ये जो पहली वैल्यू ये हमारे पास जो है यहाँ पर शो हो रही है
टॉप की, उसके बाद फिर हमारे पास आता है राइट, फिर हमारे पास आता है बॉटम की वैल्यू, फिर हमारे पास आती है लेफ्ट की वैल्यू। तो ये एक सीक्वेंस है। अब अगर मैं यहाँ से दो वैल्यूज रेज कर दूँ जो कि मैंने जिस तरह पहले किया हुआ था, तो ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास राइट और लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डिस्प्ले हमने फ्लेक्स इसका दिया है। डिस्प्ले क्या करता है, आपकी अपीयरेंस बताता है कि इसका जो कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की फॉर्म में होना चाहिए, जो उसके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो फ्लेक्स का काम करें और एक दूसरे को इन लाइन रीड करें। तो वो बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ देने के लिए इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्प्ले जब ये करता हूँ तो देखिए हमारे पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं, उसको उसके बारे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने किया है कि जो कंटेंट है हमारा वो हमें सेंटर में ब्राउज़र के शो होना चाहिए। अलाइन आइटम सेंटर सेंटर किए हैं, यानी कि जो कंटेंट के अंदर आइटम्स हैं, अब वो हमें पहले एक लेफ्ट पे शो हो रहे थे, अब वो हमें चाहते हैं कि हमें सेंटर में शो होना स्टार्ट हो। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर देखते हैं किस तरह से शो होता है। ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है उसके अंदर जो हमारे पास डिव्स थे, दो डिव्स थे मेन। एक हमारे पास कॉन्टैक्ट के अंदर, मैं आपको index.html में लेके चलता हूँ। एक कंटेंट का जो डिव था वो, और एक कंटेनर का डिव था। ये दो मेन डिव्स हैं जिनके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, कंटेंट हमारे पास प्लेस्ड है। तो हमने क्या किया, इन दोनों डिव्स को क्या किया, फ्लेक्स डिस्प्ले कर दिया, ताकि ये दोनों ब्लॉक लेवल की जगह पर इन लाइन एक ही उसमें शो हो, ग्रिड के अंदर शो हो। सो इसलिए डिस्प्ले हम फ्लेक्स करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक कर दूँ तो ये हम एक दूसरे के ऊपर नीचे शो होंगे, जो कि इसका काम होता है इन डिव्स का, जो कि जिसे हमने देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास पहला डिव शो हो रहा है, फिर दूसरा डिव शो हो रहा है। लेकिन फ्लेक्स से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के राइट और लेफ्ट शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने जस्टिफाई कंटेंट भी देख लिया, अलाइन आइटम्स भी देख लिया। अब मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन देने वाला हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या होता है, हम बताते हैं कि ये कॉलम वाइज शो हो या रो वाइज शो हो। तो मैं इसका कॉलम पिक कर लेता हूँ। अब फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या है कि मैंने इसका कॉलम वाइज इसको मैंने पिक किया है कि कॉलम वाइज मुझे ये फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहा है कि जो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन थी, जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स चूज़ किया, उसके अंदर जो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है वो बेसिकली हमें कॉलम वाइज शो। अगर मैं इसको रो वाइज करता तो हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट का पेज था ये यहाँ पर आ जाता और ये मूव होकर यहाँ पर हो जाता। लेकिन कॉलम वाइज में क्या हो रहा है, ये हमें कॉलम वाइज शो कर रहा है कि पहले ऊपर ये कॉलम, पहले ये आएगा, फिर हमें नीचे ये आएगा एक ही कॉलम में। अब हम चलते हैं मजीद इसकी प्रॉपर्टीज इसको देते हैं। मैं बैकग्राउंड इमेज प्लेस करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ इसको, हमारे पास देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गई, लेकिन हमारे पास देखिए जो डायरी है वो बैकग्राउंड इमेज जो हमारे पास वो स्क्रीन से बाहर निकलती जा रही है। उसको स्क्रीन में एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी आती है। मैं इसको पिक करता हूँ, हमारे पास देखिए बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इसके अंदर कवर की वैल्यू रखते हैं जो कि इसकी साइज को जो है वो अरेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज थी वो बिल्कुल ब्राउजर के अकॉर्डिंगली अरेंज हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी अंदर की क्लासेस को टारगेट करते हैं कि हम उनके अंदर क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ डॉट कंटेंट की जो कॉन्टैक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट की क्लास के अंदर जो कॉन्टैक्ट का की क्लास हमने बनाई है उसको जाकर हिट करना है हमने। और मैं उसकी मैक्स फिट दे देता हूँ 800 px की, इसकी मैक्स फिट 800 px होनी चाहिए। और मैं उसको कहता हूँ जो टेक्स्ट अलाइन है वो बेसिकली सेंटर होना चाहिए, उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटरी अलाइन होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट का पेज में कहता हूँ, और उसके अंदर मैं जाता हूँ डॉट कंटेंट पे, और मैं डॉट कंटेंट में जाकर कहता हूँ कि मुझे जो H2 का टैग है मैंने उसको टारगेट करना है। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ है H2 के टैग का वो होना चाहिए 36 px। लेट से आप कुछ भी रख सकते हैं। और फॉन्ट वेट जो होता है कि वो कितना बोल्ड हमें शो हो, बोल्डनेस उसकी चेक करने के लिए हम फॉन्ट वेट रखते हैं। फॉन्ट वेट मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास 500 होना चाहिए। और साथ ही साथ हम उसका कलर भी बता देते हैं कि उसका कलर हम क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रिपल F। अब ट्रिपल F ये बेसिकली क्या है, हेक्सा कोड्स वगैरह RGB कलर्स वगैरह होते हैं जो कि हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। मैं इसको वाइट भी यहाँ पर रख सकता हूँ, डायरेक्टली वाइट सिर्फ वाइट रख दूँ। और हेक्सा कोड्स क्या होते हैं अगर मैं बात करूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये RGB कलर शो हो रहा है। RGB कलर क्या करता है, तीन आपके पास कलर्स पिक करता है। आप उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, आप उसको इस तरह भी शो कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर। और इसके अंदर आप जाकर कोई भी कलर वगैरह पिक कर सकते हैं। लेट्स से देखें मैं यहाँ मैं जैसे कोई कलर पिक कर रहा हूँ तो वो मेरी वैल्यूज़ वहाँ पर मुझे प्लेस कर पिक करके दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मुझे उसकी शो कर रहा है। मैं लेट्स से मैं यहाँ पर इसको मजीद स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो चीज़ हो रही है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ देखिए मेरे यहाँ पर कलर भी वो सेट हो रहा है। तो ये एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अपना कलर पिक करने का। लाजमी नहीं आप
ब्लू, वाइट, ग्रे पिक करें। अगर आपके पास RGB हेक्स कोड क्या कहते हैं, आपको कस्टम कलर भी अगर आपको रखना चाहते हैं तो आप वो भी पिक कर सकते हैं कलर गैलरी के अंदर से। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि FFF या वाइट भी हम कह सकते हैं। फिर मैं कॉन्टैक्ट के अंदर जाता हूँ, फिर मैं उसके अंदर कंटेंट के अंदर जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर जो P टैग हमने बनाया था कंटेंट के अंदर उसका मैं पिक करता हूँ, उसके अंदर भी मैं कलर रख देता हूँ वाइट, और ये हमारे पास हो गया। अब मैं जाता हूँ डॉट कंटेनर पे, जो हमने कंटेनर की क्लास बनाई थी, और उसकी मैं विड्थ रखता हूँ। और देखिए मार्जिन टॉप भी आ रहा है, लेफ्ट भी आ रहा है, बॉटम भी आ रहा है, राइट भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक मार्जिन पर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एक साइड पर मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक शॉर्ट हैंड पिक करना चाहते हैं तो आपके पास जस्ट मार्जिन भी आ रहा है, आप उसके अंदर भी 3-4 वैल्यूज अपनी प्रोवाइड कर दें या कोई एक वैल्यू प्रोवाइड कर दें, वो सबको जाकर इनेबल कर देगी। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन की वैल्यू प्रोवाइड करूँ 30 px और एक ही वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा, ये चारों तरफ से आपके मार्जिन को 30 px का डिस्टेंस दे देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता फिलहाल, मैं जस्ट टॉप पर चाहता हूँ, और टॉप पर मैं 30 px रखना चाहता हूँ इसका मार्जिन, तो मैंने वो रख दिया। हम सेव करते हैं, ब्राउजर में जाकर देखते हैं हमारा कंटेंट कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये जो कंटेंट का जो हमारे पास क्लास थी उसके अंदर ये अपीयरेंस हमारी अप्लाई हो चुकी है। और जो कंटेनर के हमारे अंदर दो मेन टैग्स थे, एक फॉर्म का टैग था और दूसरा जो बाकी कंटेंट का जो टैग था हमारा एड्रेस वगैरह शो करने के लिए, वो जो टैग्स थे इन दोनों को उसने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, यानी कि देखिए दोनों एक दूसरे के इनलाइन नज़र आ रहे हैं। अब विड्थ को हम PX में भी, पिक्सेल्स में भी रख सकते हैं, परसेंटेज में भी रख सकते हैं। परसेंटेज का फ़ायदा ये होता है कि वो आपके ब्राउज़र की जो रीसाइजिंग होती है मोबाइल वगैरह के अंदर, वो उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कर देता है अकॉर्डिंगली। मैं दोबारा कंटेनर यहाँ पर पिक करता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो करता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा डॉट बॉक्स की क्लास जो उसके अंदर है चाइल्ड जो है वो मैं उसको पिक करता हूँ। मैं अगर यहाँ पर चाहता हूँ मैं डॉट कंटेनर डॉट कंटेंट इन्फो हटा के डायरेक्ट डॉट बॉक्स को पिक करूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है सीक्वेंस वाइज जो है चाइल्ड की तो एक्सेस करते जाएँ। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ये एक लेस देन का साइन दे के डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो को पिक करूँ और उसके अंदर डॉट बॉक्स को पिक करूँ, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू, हम मल्टीपल वेज हैं एक्सेस करने के। मैं दोबारा पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, मैंने पैडिंग 20 px और 0 दी है, यानी कि टॉप और बॉटम पे 20 px की पैडिंग हो, लेफ्ट और राइट पर 0 हो। यहाँ पर जो हमने आइकन का डिव बनाया था उसके अंदर हम आइकन ज़रूर प्लेस करेंगे, किस तरह से कहाँ से पिक करते हैं, कैसे पिक करते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन आइकन का डिव जो हमने बनाया था उसकी मैं यहाँ पर CSS पे अप्लाई करता हूँ। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? ये मैंने आइकन के डिव को कुछ CSS अप्लाई कर दिया, उसकी विड्थ हाइट बता दी, उसका रेडियस वगैरह मैंने बता दिया। बॉर्डर रेडियस 50% का मतलब ये है कि वो राउंड होना चाहिए, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में होना चाहिए उसका बॉर्डर। तो सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह मैंने अप्लाई होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये आइकन का जो डिव था वो बेसिकली यहाँ पर राउंड सर्कल्स हमें शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि बॉर्डर रेडियस हमने 50% दिया था। जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट की क्लास थी उसको हमने कुछ यहाँ पर CSS दे दी कि वो किस तरह से हमें डिस्प्ले उसका होना चाहिए, टेक्स्ट का जो उसके अंदर हमने प्लेस किया था टेक्स्ट की क्लास में। कहाँ पर हम जाकर देखते हैं, ये जो हमारे पास डिव है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिव, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्लास के टेक्स्ट की क्लास के डिव्स हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनको जाके वो पिक करेगा, उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। अब जो उसके अंदर फॉन्ट वेट था टेक्स्ट के अंदर, जो H3 का टैग था, उसकी मैं वेट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रख देता हूँ ताकि वो हेडिंग फील हो वहाँ पर। और कलर भी मैं उसका चेंज कर देता हूँ। कलर बजाय कि मैं इनमें से कोई पिक करूँ, मैं
RGB कलर डिफाइन कर देता हूँ ताकि हम लोग अपना कस्टम कलर जो है यहाँ पर उसको दे सकें। मैं हैश का यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने कलर दिया ये मुझे यहाँ पर एक ब्लू कलर पिक करके दे देगा। अब यहाँ पर देखिए हम जाकर इसको वैसे भी सेट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जाकर कोई और कलर यहाँ पर सेट कर दूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मल्टीपल कलर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, आप कोई भी पिक कर सकते हैं। मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके एक बार देख लेता हूँ कैसे शो होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वाला सेक्शन था वो हमारे पास बिल्कुल रेडी है। उसमें जस्ट हमें आइकन्स प्लेस करने, वो हम एट दी एंड प्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये जो सेक्शन है हमारे पास बिल्कुल रेडी है। हमें जस्ट आइकन्स प्लेस करने, वो हम आखिर में जाकर प्लेस करेंगे। अब हम चलते हैं इस सेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास वो डिव कॉन्टैक्ट फॉर्म का जिसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। मैंने इनपुट बॉक्स की पोजीशन रिलेटिव दी ताकि मैं उसको एक टॉप राइट लेफ्ट राइट के जितने भी बॉटम में एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली नॉर्मल से उसको एडजस्टमेंट कर सकूँ कि मैं उसको कहाँ पर कितना प्लेस करना चाहता हूँ। मार्जिन टॉप का मतलब ये है कि मेरे जो इनपुट बॉक्स के जो बॉर्डर्स हैं उसका और जो अगला जो बॉक्स होगा उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसके टॉप के और बॉटम के बीच में कितना उनका स्पेस होना चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट भी 10 px दे दिया ताकि वो एक बॉक्स के बॉर्डर और दूसरे बॉक्स के बॉर्डर के बीच में 10 px का स्पेस रखे, टॉप का स्पेस। मैंने कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया और इनपुट के टैग्स को पिक कर लिया जो कि हमने फॉर्म में अपने बताए थे और उनके ऊपर भी हम CSS अप्लाई करेंगे। टॉप और बॉटम की 5 px पैडिंग और 0 लेफ्ट एंड राइट की। बॉर्डर्स हम चाहते हैं कि नन हो, मतलब बॉर्डर्स उसका डिस्प्ले ना हो, हाइड हो जाए। अब यहाँ पर हम बॉर्डर बॉटम हम कर रहे हैं कि बॉर्डर बॉटम जो है सिर्फ हमें वो शो होना चाहिए। और किस तरह शो होना चाहिए, हम कहते हैं कि 2 px उसकी विड्थ होनी चाहिए उसकी। और हम चाहते हैं सॉलिड, और साथ में हम उसको कलर बता देंगे कितना किस कलर में, वो बिल्कुल इस कलर में हमारे पास सॉलिड कलर होना चाहिए उसका। ये बॉटम की बॉर्डर का मैं इसको सेव करता हूँ, फ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म जो डिस्प्ले हो रहा है, और देखिए यहाँ पे जो फॉर्म का बॉटम का जो हमारे पास बॉर्डर था उस इनपुट फील्ड का, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 2 px में। 2 px उसकी विड्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ वो उस कलर में डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने पिक किया था। बाकी का जो बॉर्डर है उसका वो हमें शो नहीं हो रहा, वो हमने हाइड कर दिया, नन कर दिया था। मैं साथ ही साथ इसकी आउटलाइन जो है वो मैं नन कर देता हूँ। आउटलाइन नन का मतलब क्या है, मैं जब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर वो आउटलाइन जो यहाँ पर इसके ऊपर जाने पर हमारे शो हो रही थी, यहाँ पर उसके बॉर्डर जो शो हो रहे थे वो हमने नन कर दिए। अब हमें वो शो नहीं होगी। उसके अंदर जो हमने लेबल के एट्रीब्यूट दिए थे हम उसके ऊपर जाते हैं। मैं उनकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, यानी कि पेरेंट के अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि वो एडजस्ट हो। लेफ्ट से मैं कहता हूँ कि वो 0 px की वो डिस्टेंस हो। पैडिंग उसकी टॉप बॉटम 5 px लेफ्ट और राइट से 0 हो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हम भी यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मैंने उसको बता दिया 0.5 सेकंड की ट्रांजिशन, और यानी कि वो 0.5 सेकंड ले एक जगह से दूसरी जगह तो मूव होने के लिए। कलर मैं यहाँ पर उसका बता देता हूँ। अब मैं इनपुट के टैग को टारगेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब वो उसके ऊपर फोकस हो, यानी कि जब उसके ऊपर हम कर्सर लेकर जाएं उसके ऊपर फोकस हो। जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसके सिबलिंग को कॉल कर रहे हैं, कि उसका जो इमीडिएट सिबलिंग है हम उसकी बात करें, यानी कि इनपुट के फिर इनपुट के टैग के साथ का जो सिबलिंग टैग है हम उसको हिट करना चाह रहे हैं।
और मैं यहाँ पर उसका लेबल दे देता हूँ, लेबल का टैग था हमारे पास। अब यहाँ पर मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, दोबारा इनपुट बॉक्स पे जाता हूँ, दोबारा इनपुट के फील्ड में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जब वो वैलिड हो अगर, तो यहाँ पर दोबारा उसका टैग होगा, उसको दोबारा मैं पिक कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ पर जाता हूँ। अब ये चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा टेक्स्ट एरिया की टैग के लिए। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless अब यहाँ पर nights मैं and बताता हूँ headaches कलर उसका stack. क्या होना चाहिए, जब उसके ऊपर फोकस हो या जब वो वैलिड हो तब उसका कलर क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि उसका कलर जो है, Surface a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए। बेसिकली अगर हम कुछ एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैं बताता हूँ कि वो जो ट्रांसलेट है, यानी कि कितना उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, वो मैं क्या बताता हूँ, ट्रांसलेट -20 px। मैंने उसको बता दिया कि जैसे ही उसके ऊपर कोई फोकस वगैरह हो तो वो वाई की तरफ ट्रांसलेट कर जाए, यानी मूव कर जाए, 20 px तक मूव कर जाए, सही। और राइट, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही मैं फोकस करूँगा, क्लिक करूँगा, फोकस हुआ तो देखिए हमारे जो फुल नेम था वो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से ट्रांसलेट होकर पहले ऊपर की तरफ लेके गया 0.5 सेकंड में, और उसके बाद दोबारा से वो नीचे की तरफ हमारे पास लेके आया। ईमेल एड्रेस भी यही हो रहा है और इंटर योर मैसेज भी यही हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर फोकस के बाद प्रोवाइड किया था उसमें ये अप्लाई हो रहा है। जैसे उसके ऊपर से फोकस हटता है तो दोबारा वो इस पोजीशन में आ जाता है, उसका लेबल जो थे उसके। मैं इनपुट पे जाता हूँ, मैं उसको अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सेलेक्टर में इसमें यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इनपुट में जिसका एट्रीब्यूट की टाइप सबमिट थी उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगे। कर्सर में पॉइंटर कर देता हूँ ताकि हमारे पास वो एरो की जगह पर हमें शो हो, पॉइंटर का कर्सर शो हो हमारे पास, हमें यहाँ पर पॉइंटर का कर्सर शो हो जो हमें लिंक्स के ऊपर शो होता है। पैडिंग हम दे देते हैं 10 px, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसका 18 px। अब पैडिंग 10 px देने का मतलब ये है कि चारों तरफ से उसकी पैडिंग जो है वो 10 px होनी चाहिए। ऑलरेडी अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास फॉर्म बन चुका है। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है? मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। देखें जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो इस तरह हमें शो होना शुरू हो गया, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे गया हूँ तो वो इस तरह शो हो रहा है। तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मीडिया क्यूरीज को यूज़ करेंगे। मीडिया क्यूरीज कैसे यूज़ करते हैं हम? मीडिया, और उसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट्स, इसमें हम बताएंगे कि उसके मैक्स विड्थ तक हमें उसको किस तरह डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर हमारे पास उसकी विड्थ शो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 990 की विड्थ क्रॉस करे तब उसकी जो मीडिया क्यूरी है वो हमें, तब तक हमें इस तरह का फॉर्म शो होना चाहिए। मैंने मैक्स विड्थ दी कि हमने क्या बताया कि जब तक उसकी मैक्स विड्थ 990 है तब तक वो उसके अंदर जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो डिस्प्ले हों। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो चेंजेस होंगी वो अप्लाई हों। तो डॉट कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, मैंने उसकी पैडिंग यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कि मैक्स विड्थ जब तक ये है उसकी पैडिंग जो है 50 px होनी चाहिए। कंटेनर में उसकी पैडिंग मैं कह देता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी हमारे पास कॉलम होनी चाहिए। डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो में गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उसका मार्जिन जो बॉटम है वो 40 px होना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक और भी कॉन्टैक्ट कंटेनर में दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ जो कॉन्टैक्ट इन्फो था उसका और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था वो, इन दोनों की जो विड्थ है वो 100% शो होनी चाहिए जब तक हमारे पास मैक्स विड्थ 990 है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो 990 से ऊपर जाए तो जो हमने यहाँ पर ऊपर जो उसकी विड्थ वगैरह अप्लाई की हुई थी हमें वो शो होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पर देखें 50% विड्थ दी थी वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। मैं अब इसको रिफ्रेश कर सेव करता हूँ, मैं अब दोबारा ब्राउज़र में जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर जैसे ही हम इसको रिसाइज करते जाएंगे तो हमारा फॉर्म जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता जाएगा उसी तरह ही। और जैसे ही हम 990 को क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो है वो यूँ हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास यूँ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास
ऑल स्क्रीन्स के लिए हमने ये रिस्पॉन्सिव एक वेब पेज बना लिया है। आइकन फिल करने हैं, तो आइकन्स के लिए हमारे पास ये लिंक है, यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी जो वीडियो है, और ये इसके अंदर आपने ये इसको कॉपी कर लेना है। आप index.html में जाएंगे, और इसको हम यहाँ पर इनक्लोज कर देंगे। ओके, हम इसको सेव करते हैं। फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर से हम अपने फ़ॉन्ट्स पिक करेंगे, हमें कौन से आइकन हमें यूज़ करने हैं हम उनको पिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्या, मेरे पास यहाँ पर आइकन शो हो रहे हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लोकेशन का आइकन, और मेरे पास जो इसकी ये जो है उसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये जो मेरे पास इसकी HTML आई है, उसको कॉपी करके मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने HTML के अंदर। यहाँ पर जहाँ पर मैंने लोकेशन अपनी बताई होगी वहाँ पर जाकर उस डिव के अंदर मैं ये आइकन प्लेस कर दूँगा। ये डिव था, मैं इसके अंदर ये आइकन ये HTML प्लेस कर दूँगा। दोबारा फ़ॉन्ट ऑप्शन में जाता हूँ, मैं यहाँ पर ईमेल का यूज़ करता हूँ, स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन करता हूँ, मैं इसको पिक करता हूँ। दोबारा अपनी HTML में आऊँगा, मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पिक करता हूँ। मैं इसकी HTML भी पिक करके वहाँ पर जाके कॉपी कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, इसको ब्राउज़र में जाऊँ, ऑलरेडी हमारे पास ये इस वक्त पिक नहीं हो रहे, हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं। हमारे पास वो लिंक हमारा वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया, मैंने उसकी जगह पर ये वाला लिंक यूज़ किया है। आप इसको देख लीजिएगा, bootstrap.cdn फ़ॉन्ट ऑप्शन में होगा, आप इसको कॉपी करके इसको यूज़ कीजिएगा अगर वो ना वर्क कर रहा हो आपके ब्राउज़र में। और अगर आप जाकर सेव करें दोबारा से इसको, तो अगर हम रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आइकन्स थे वो भी आ चुके हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली हमने ये क्रिएट किया, हमने इसमें देखा CSS कैसे वर्क करती है। इस तरह से हमारी जो HTML वगैरह जो है, HTML और CSS कंबाइन होकर हमारी वेबसाइट्स प्रॉपर बनती हैं। ये मैंने एक वेब पेज का टेम्पलेट दिया है, हमारी असाइनमेंट हमारे ग्रुप में पड़ी हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के होगा। अगर यहाँ पर नहीं, हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें उनमें डिस्क्रिप्शन में होगा हमारे ग्रुप का लिंक, आप उसमें जाएँ, असाइनमेंट्स देखें कौन सी है, उन असाइनमेंट्स को खुद प्रैक्टिस करें, और एज अ पोर्टफोलियो जो है अपने उसमें शो करें अपनी, जो आपका भी जो भी आपकी गिग वगैरह फाइवर की है, या उसको एज अ वीडियो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करें और क्लाइंट्स वगैरह ग्रैब करना स्टार्ट करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्टिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट 25 जनवरी। स्टे विद अस। और जावास्क्रिप्ट का कंटेंट वगैरह, क्लासेस टाइमिंग वगैरह सब कुछ हमारे ग्रुप में आपको बता दी जाएंगी। फ्री क्लासेस हैं, कुछ भी नहीं है, नो फीस नथिंग। क्लासेस लें, उन क्लासेस में क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछें, समझें क्या चीज़ आपको समझ नहीं है, पूछ लें उसको मेरे से, मैं आपको लाइव बता दूंगा उसके बारे में। और हम लोग एक प्रॉपर पाथ लेकर जाएंगे अपने मंच स्टैक के बूट कैंप के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट 25 जनवरी। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।